नमस्कार। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन आज माननीयों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हो गया। सदन में सर्वसम्मति से वेतन भत्ते से जुड़े 4 संशोधन विधेयक पास हुए। इसके तहत अब मुख्यमंत्री का वेतन 1,05,000 से बढ़कर 2,05,000 हो गया। वहीं मंत्रियों का वेतन 1,30,000 से बढ़कर 1,90,000, संसदीय सचिवों को 1,21,000 से बढ़कर 1,75,000, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 1,32,000 से बढ़कर 1,95,000, विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन 1,28,000 से बढ़कर 1,80,000, नेता प्रतिपक्ष का वेतन 1,30,000 से बढ़कर 1,90,000 और विधायकों का वेतन अब 95,000 से बढ़कर 1,60,000 रुपया महीना हो जाएगा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में सत्याग्रह का आंदोलन किया। इसमें कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा की खास बातचीत। इतनी तादाद में महिलाएं ईडी द्वारा किए जा रहे पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के तमाम नेता आज यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह आंदोलन करने बैठ रहे हैं। बता दें कि आज दिल्ली में ईडी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को तलब किया है, जिसके बाद पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आप पूरा जो यहाँ पर क्या धरना दिया जा रहा है, किस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है, क्या धरना प्रदर्शन का क्या वजह है? देखिए, जब अन्याय अत्याचार होता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात हम कहना चाहते हैं और आज हम केंद्र में बैठी मोदी सरकार को जगाना चाहते हैं। हम सच्चे कांग्रेसी हैं, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध। इससे पहले भी लगातार ईडी कार्यालय के बाहर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, कई बार प्रदर्शन किया है, प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया है। बाकी बावजूद जो है जो पूछताछ है वो लगातार की जाए। देखिए, कभी अंग्रेजों का हुकूमत था जो कभी विश्व में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसा कहते थे। उस सरकार को भी हमने उखाड़ फेंका सत्याग्रह के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में न रहे कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है, मगर हम लोग इस अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे और हम जीतेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हुए हैं, संबित पात्रा रायपुर आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो ये है एक दिखावा है, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी आज़ादी में एक उंगली न कटाए हो। वो क्या जाने कांग्रेसियों को। कांग्रेसी लोग देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, जो आप हमेशा कांग्रेस पार्टी आगे रहती है। मुद्दों की कमी बताई है जी, मुद्दों की कमी बताई है विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने के लिए हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। आप देख सकते हैं जो तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन करने बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है ईडी द्वारा, उस तमाम पूछताछ के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी लगातार प्रदर्शन किया गया, बावजूद पूछताछ अभी तक लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले पर सामने आते हैं। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत देश के प्रत्येक घर में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा फहराने का निर्णय लिया है। आज राजधानी रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया भाजपा ने इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी कमेटी बना ली है। इस अभियान में प्रदेश के सभी विधायकों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा 9 अगस्त से 11 अगस्त तक सभी गांवों में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। तिरंगा भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लिया है। माननीय मोदी जी के हृदय के अत्यंत निकट का यह कार्यक्रम है। किस प्रकार से भारतवर्ष में, किस प्रकार से संपूर्ण देश में
राष्ट्रीयता के भाव को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में ही उन्होंने अमृत महोत्सव के विषय में कहा था। आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत बेला। और यह जो 15 अगस्त 2022 में हम सब मनाने वाले हैं, यह कोई साधारण दिन नहीं है। एक ऐतिहासिक दिन होगा। 75 वर्ष पूर्ण होंगे भारत को स्वाधीन हुए। तो स्वाभाविक रूप से जब पूरा भारतवर्ष उमंग, उत्साह और उत्सव में डूबा होगा, तो किस प्रकार से प्रत्येक घर इस उमंग, उत्साह और उत्सव में समाहित हो सके, उससे जुड़ सके, उस कारण से हर घर तिरंगे प्रोग्राम का लॉन्च हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है। यह सरकार का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होगी। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करते हुए कैसे भारतवर्ष में 20 करोड़ घरों तक हम झंडे को पहुंचा सके और अपने तिरंगे को 20 करोड़ घरों में फहरा सके, इसके चिंतन में भारतीय जनता पार्टी भी माननीय राष्ट्राध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में दिन रात काम कर रही है। अनेकों बैठक पार्टी का इस संदर्भ में हो चुका है और इसी संदर्भ में आज मेरा छत्तीसगढ़ आना हुआ। छत्तीसगढ़ ने भी इस पूरे विषय को लेकर एक कमेटी का गठन किया है, प्रदेश कमेटी। प्रदेश कमेटी के साथ साथ सभी जिलों में जिलों की कमेटी, सभी मंडलों में मंडलों की कमेटी और बूथ स्तर पे बूथ की कमेटी भी बनाई गई है। साथ ही हर विधायक को कैसे इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा जा सके, हर विधानसभा क्षेत्र में भी कैसे ये कार्यक्रम हो सके, इसका भी रूपरेखा पूरी तरह से छत्तीसगढ़ ने तैयार किया है। मैं छत्तीसगढ़ के संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 28 को हटाया जाए। बता दें कि इस धारा के अंतर्गत किसी भी जानवर को धार्मिक कारणों से मारने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते हर साल हजारों लाखों बकरियां, भैंस और ऊंट सहित बेजुबान जानवर मार दिए जाते हैं। कारणों से मारने की अनुमति प्रदान की गई है। हर वर्ष बकरियां, भैंस, ऊंट सहित हजारों बेजुबान जानवरों को धार्मिक रीति रिवाज के नाम पर बेहद गंदी एवं अस्वस्थ परिस्थितियों में अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है। यह क्रूर कृत्य है। बूचड़खानों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जानवरों को मारा जाता है। इसमें मारे गए जानवरों के खून एवं शारीरिक अंगों का पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इस तरह कुर्बान किए गए जानवरों के मांस का सेवन मानव स्वास्थ्य हेतु बेहद खराब है, क्योंकि मारे गए जानवरों की किसी भी प्रकार की आधिकारिक स्वास्थ्य सुरक्षा जांच नहीं होती है। अतः मेरा अनुरोध है कि पीसीए अधिनियम 1960 की धारा 28 को हटाया जाए एवं जो जानवरों की कुर्बानी देना चाहते हैं तो उन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों में करने की अनिवार्यता होनी चाहिए। धन्यवाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जैसे आप महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किए हैं, आप खुद एक महिला हैं, तो जो पिछड़ी और जो महिलाएं ये सोच रखती हैं कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगी, ऐसे संसाधन उनके पास नहीं होते हैं, तो आप उनके लिए सबसे पहले क्या ऐसा पॉजिटिव मैसेज देंगी ताकि आपको सुनने के बाद उनके मन में एक प्रेरणा जागे? उसके लिए स्वयं को सोचना होगा कि हमें जीवन में क्या करना है, मतलब है कि किस क्षेत्र में जाना है। तो मैम, आपका कहना है कि जिस तरह से आपने अपनी जिद से दुनिया जीती है, सारी महिलाओं को अच्छे काम करने के लिए जिद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एक आत्मविश्वास नहीं होगा और आपका दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये करना है। आपको किस
कौन सी ऐसी चीज़ों का मलाल रह गया होगा कि मुझे इस पद पर रहकर प्रोटोकॉल के तहत मैं रह जाती हूँ या मैं नहीं कर पाई हूँ कि प्रोटोकॉल मुझे रोकते हैं ये काम करने में। आप चाहती हैं वो काम करना। ये जो प्रोटोकॉल ना मेरे लिए ना बहुत बंधक मानती हूँ मैं। काश मेरी आदत जो रही है बहुत स्वतंत्र रहने की। कई बार मैं लोगों को बोलती कि नहीं अब ये सारी इतनी गाड़ियाँ नहीं जाएगी पीछे, मैं खुद भी और कहीं भी अगर जाना होता है मैं आपको बता रही हूँ, किसी को बताती नहीं, 2 गाड़ी लेके चली जाती थी। कई बार इच्छा होती है कि मैं खुद भी मार्केट चली जाऊँ और खुद का अपनी पसंद से साड़ी लेकर आ जाऊँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को सड़क छाप बयानबाज कह दिया। उन्होंने भाजपा प्रवक्ता को नसीहत दी कि वे सड़क छाप बयानबाजी ना करें। सरकार बदलेगी तो आपके साथ भी वही होगा जो आप कर रहे हैं। बता दें, आज सुबह पत्रकार वार्ता में संबित पात्रा ने कहा था कि गबन हुआ है तो उसकी पूछताछ सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ही होगी। उसके जवाब में आज खाद्य मंत्री भगत ने ये बातें कही। संदीप पात्रा को ये मालूम होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, और जो सड़क छाप टाइप का जो बयानबाजी करते हैं उचित नहीं है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। आप जो करने जा रहे हैं वही अंतिम नहीं है। आपके ऊपर भी कोर्ट है और आपके ऊपर भी और व्यवस्थाएं हैं, और सरकार बदलेगी तो वही जो आप उदाहरण पेश कर रहे हैं उसके लिए भी तैयार रहिए। हरेली छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कृषि संस्कृति, परंपरा, लोक पर्व और पर्यावरण की महत्ता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजधानी रायपुर स्थित निवास पर हर बार की तरह इस बार भी किसानों, बहनों और भाइयों के साथ हरेली का पर्व पारंपरिक और धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल इस अवसर पर कृषि यंत्रों की पूजा भी करेंगे। हरेली पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए मुख्यमंत्री निवास में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों द्वारा सुआ, कर्मा, ददरिया और गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी तथा हरेली गीत गाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा की है उनमें हरेली त्योहार भी शामिल है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ियों की, किसानों की सबसे बड़ा पर्व है, पहला पर्व है हरेली त्यौहार। हम किसान जब ब्यासी का काम जब हम शुरू करते हैं, फसल लगाते हैं, तो हम अपने हल को, जो जोताई करने वाले हल को बढ़िया से धुआई करके, बैल को धुलाई करके हम लोग हल का पूजा करते हैं। हरेली पर्व हमारे लिए एक उत्साह का पर्व है, एक हरियाली का पर्व है, एक भाईचारे का पर्व है। इस पर्व को बहुत अच्छे ढंग से हम छत्तीसगढ़िया समाज मनाते हैं, किसान वर्ग मनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरेली पर्व के दिन, पिछले हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की शुरुआत हुई थी, और इस हरेली पर्व में इस बार सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में गोमूत्र खरीदी जाएगी, तो इसकी भी शुरुआत हरेली पर्व पर होगी। मैं पूरे प्रदेश के समस्त किसानों को, छत्तीसगढ़ियों को, छत्तीसगढ़ के रहवासियों को हरेली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम में रायपुर रेंज आईजी और रायपुर एसएसपी ने जिले के सभी एएसपी, सीएसपी और टीआई समेत सभी अधिकारियों की बैठक ली। लगातार 2 घंटे चले इस मैराथन बैठक में शहर के गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने के कड़े निर्देश दिए गए। साथ ही जिले में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़ाई से गश्त करने के भी निर्देश सभी थानेदारों को दिए गए। कल शहर के थाना प्रभारियों, जीओज और पेट्रोलिंग से संबंधित लोगों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें शहर में प्रिवेंटिव पुलिसिंग के लिए और जो संभव हो सकता है वो सारे काम करने की कोशिश के लिए चर्चा हुई, जिसमें
किन क्षेत्रों में ज़्यादा अड्डेबाजी की शिकायत आती है, उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए कुछ जो एरिया हैं, थानों के बीच के क्षेत्र हैं जो कभी कभी छूट जाते हैं अगर, तो उनको उन सब पे पेट्रोलिंग और बेहतर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सर, अजाचुराल मामले में लड़की बालिग नाबालिग लेकर पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंची सर? उसमें जो स्कूल दाखिल खारिज रजिस्टर है जिसको सबसे सही माना जाता है, तो उसके हिसाब से तो उसमें उसकी नाबालिग होना पाया गया है। बोन मैरो टेस्ट में भी मतलब उससे ज़्यादा 2 साल 3 साल टाइप का उसमें आता है, उसमें भी फिक्स नहीं होता है। बाकी स्कूल दाखिल खारिज रजिस्टर जब बच्ची बहुत छोटी होती है उस समय का स्कूल का दाखिला रहता है, तो नॉर्मली उसमें छेड़छाड़ होने की गुंजाइश नहीं रहती है। प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो अब सीतापुर मैनपाट में भी शिक्षक संघ अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। महादेव का जलाभिषेक कर शिक्षक संघ ने अपने हड़ताल की शुरुआत की। इस हड़ताल से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। देखिए, हम लोगों ने सरकार के पास बहुत निवेदन किया, आवेदन किया। छत्तीसगढ़ को छोड़ करके कई अन्य राज्य और केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 34% दे रही है और हमारे यहाँ अभी केवल मात्र 22% है और 5% अभी हाल ही में ही बढ़ा हुआ है। तो हमारी मांग ये है कि हमसे गरीब राज्य अपने कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दे रही है, तो हमको भी 34%। हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, अन्य संसाधन भरपूर है, हम इनकम अच्छा है छत्तीसगढ़ का, उसके बावजूद हमको छत्तीसगढ़ सरकार 34% ही केवल महंगाई भत्ता दे रही है। साथ में जो हमारा गृह भाड़ा भत्ता है वो भी हमको अन्य राज्यों की तुलना में और केंद्र की तुलना में कम है। तो हमारा केवल 2 मांग है कि हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए और गृह भाड़ा बढ़ाया जाए। हम शासकीय कर्मचारियों के हड़ताल का असर बेमेतरा कलेक्टर जन दर्शन में भी देखने को मिला। इस दौरान कर्मचारी अनुपस्थित रहे, वहीं 20 आवेदक अपनी समस्या लेकर उपस्थित हुए थे, जिस पर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। तो बहुत पुराना दुकान बताया है पुलिस ने। आज की जनदर्शन में लगभग 20 मामले आए हैं और 20 में कुछ ऐसे मामले हैं जिनका त्वरित निराकरण भी किया गया है और बाकी रेस्ट में जो संबंधित अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि इसका कुछ राजस्व के मामले थे, कुछ बेजा कब्जा के इशूज़ थे, कुछ जगहों पे पानी जमा होने की शिकायतें थी, तो संबंधित अधिकारी स्पॉट पे जा कर के देखें और समय पर उनका निराकरण करें। हमारे खास कार्यक्रम सुभाष की बात में आइए सुनते हैं कारगिल विजय दिवस, कर्मचारियों के हड़ताल और राजधानी में बढ़ते सेक्स रैकेट पर हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा के बेबाक विचार। आए दिन अलग अलग स्पा होटलों में सेक्स रैकेट चलने के मामले सामने आते हैं और पुलिस कार्रवाई करती है। सेक्स जो है उसका धंधा बहुत पुराना है, सदियों से पुराना है। स्त्री बहुत मजबूरी में अपनी देह को बेचती है। किसी स्त्री को शौक नहीं है कि वो अपनी देह का सौदा करे। इसको लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है और उसने वेश्यावृत्ति को लीगल भी ठहराया, बशर्त कि वो स्त्री ने कोई लाइसेंस लिया, उसकी प्रक्रिया को लेकर भी बातचीत हुई है। सदियों से हमारे देश में ये प्रथा चल रही है और ये प्रथा जो है इसकी कितनी हम आलोचना करें, पर आर्थिक मजबूरी जो है या अपने बच्चों को पालने या पेट को पालने के लिए स्त्रियों को इस तरह के काम करने पड़ते हैं। पर इस पूरी व्यवस्था को संचालित करती है पुरुष प्रधान सत्ता, जो उसका उपभोग भी करती है, उसके हिस्से बांटे भी करती है। रायपुर की एक प्रतिष्ठित होटल में बाहर से आई हुई 11 लड़कियों को पकड़ा गया, पर मजेदार बात है कि इस पूरे मामले में कोई भी पुरुष नहीं पकड़ाया, 2 दलाल पकड़ाए और जो खबरें आई उसमें पता चला कि लड़कियों को सिर्फ 25% पैसे मिलते हैं, 75% पैसे दूसरे खा जाते हैं। क्योंकि मामला सेक्स से है, ग्लैमर से है, इसलिए मीडिया की रुचि उसमें बहुत ज्यादा थी और लोगों ने उसके पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं की। आज अखबार में ये खबर छपी है कि कहीं ये पुलिस की आपसी जो हिस्से बांटे का मामला तो नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी इस तरह का रैकेट चले और पुलिस को, स्थानीय पुलिस को उसकी जानकारी ना हो। यदि 11 लड़कियां पकड़ाई तो वो लोग कहां गए जो उसके ग्राहक थे? केवल लड़कियां क्यों पकड़ाई, दलाल क्यों पकड़ाई? और अब उन मोबाइल के जरिए
वो रसूखदार लोगों से पुलिस पैसे हटने की कोशिश कर रही है। इस तरह की भी खबरें अखबारों में, मीडिया में आई है और लोग पुलिस की कार्य पद्धति पे भी सवाल उठा रहे हैं और ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्त्री जो है उसको हमेशा एक ग्लैमर की तरह, एक बिकाऊ माल की तरह या एक मजे लेने की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। कभी इस पर भी विचार किया जाएगा कि ये स्त्री, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनको पुलिस को पकड़ने की प्राथमिकता थी, पर पुलिस ने, चूंकि देह व्यापार को पकड़ना सबसे आसान होता है, स्पा में काम करने वाली लड़कियों को पकड़ना आसान होता है, तो ये पुलिस की जानकारी में होता है। समाचार पत्रों का और मीडिया का कहना है कि ये काम बहुत सारी होटलों में हो रहा है, नामचीन होटलों में हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, पर पुलिस तब तक आंख बंद किए रहती है जब तक कि उसे वहां से रसद पानी मिलती है, और जब कहीं उसके सौदे नहीं पड़ते हैं या कहीं कोई मामला गड़बड़ाता है तो इस तरह की एक खबर आज सोशल मीडिया पे वायरल है कि हयात होटल में सेक्स रैकेट, क्राइम ब्रांच पर वसूली का आरोप, देसी और विदेशी कारीगर उपलब्ध कराई जा रही है। रशियन लड़कियां, बड़ी बड़ी शादियों में हम देखते हैं, समारोह में जो रशियन लड़कियां वो डांस करने आती हैं, सर्व करने के लिए आती हैं, बहुत सारे इवेंट में लड़कियां आती हैं और इवेंट के नाम पे जो लड़कियां बुलाई जाती हैं बाद में उनसे वैश्यावृत्ति कराई जाती है, वो उपलब्ध होती हैं। कुछ स्वेच्छा से आती होंगी क्योंकि उनको इजी मनी लगती है, क्योंकि धीरे धीरे जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसमें उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और वो खर्चे कहाँ से वहन करें। तो सबसे आसान तरीका होता है कि अपनी देह को बेचना, पर देह, कोई भी स्त्री अपनी देह बहुत ही मजबूरी में, बहुत विवशता में बेचती होगी। तो समाज में इस तरह भी सोचने की जरूरत है कि जो 11 लड़कियां पकड़ाई, 2 दलाल पकड़ाए, तो वो सबरान नागरिक कहाँ थे जो इसके सौदागर थे, जिन्होंने लाके होटल में रुकवाया, और पुलिस उनके नाम क्या उजागर करेगी, ये भी सवाल लोगों के बीच में है। आज कारगिल विजय दिवस है और पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में आज सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता जो है संबित पात्रा आज रायपुर पहुंचकर झंडा जो है, घर घर झंडा जो अभियान है भाजपा का, उसकी यहां से शुरुआत कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे सैनिक जो कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे, वे भी अपने अपने तरीके से, चाहे वो अलग अलग शहरों में जा रहे हों या अलग अलग माध्यमों से अपनी बात कह रहे हैं। आज ही के दिन जो कारगिल के जो युद्ध में जो विजय दिवस हुआ था, कारगिल में भारत ने पाक पर दागे थे 2.5 लाख गोले और रॉकेट। दूसरे युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने दुश्मन पर इतनी बड़ी बमबारी की थी। 18,000 फीट ऊंचाई पर लड़े थे युद्ध में। इन सपूतों की बहादुरों की कहानी अलग अलग मीडिया में आज दर्ज हुई है और बहुत सारे जो युद्ध में शामिल लोग हैं, जिन्होंने युद्ध में जिस तरह से भाग लिया था, वो उन्होंने आकर लोगों के बीच अपनी कहानी बताई। जगह जगह उनका सम्मान हो रहा है। तो आज कारगिल युद्ध के विजय दिवस के रूप में, चूंकि ये भाजपा के समय हुआ था, इसलिए इस पूरे कारगिल युद्ध विजय दिवस को भाजपा अपने विजय दिवस के रूप में भी कहीं देखती है। वो देश की अस्मिता से इसे जोड़ती है और लगातार भाजपा इस कारगिल युद्ध को पूरे देश में उसके शहीदों के साथ या उसमें जो लोग शामिल हुए थे उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। एक तरह से एक राष्ट्रबोध या एक दुश्मन देश को मजा चखाने की जो कुछ गतिविधियां हुई थी, उसे एक विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और कारगिल युद्ध के बहाने एक बार फिर से पाकिस्तान को ये बताया जा रहा है कि यदि आप हमारे देश पर हमला करने की कोशिश करोगे तो हम आपको मुक्की देंगे और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा और हमारी रक्षा से जुड़ा मामला है। इसलिए लोगों के सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हैं। झंडे के माध्यम से, झंडा चूंकि हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हमारी अस्मिता का, हमारी पहचान का प्रतीक है, तो उसके माध्यम से भी बीजेपी इस पूरे कारगिल विजय दिवस को अपने विजय दिवस के रूप में मना रही है। और कारगिल की चर्चा जिस स्तर पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से, खास करके सरकार जहाँ पे भाजपा शासित सरकार है वहां पर, और जहां वहां नहीं है वहां पर पार्टी स्तर पर ये काम हो रहा है। और उसी अभियान के तहत संबित पात्रा आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में आज सबसे बड़ी खबर जो मीडिया में है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, वो है कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल।
5 दिवसीय हड़ताल में पहले दिन करीब 5 लाख अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे रहे। क्योंकि उसमें सारे वर्ग के कर्मचारी अधिकारी थे और खास करके शिक्षक भी थे, तो स्कूलों में ताला लगा रहा और बच्चे जो है वो चूंकि हड़ताल पे नहीं थे तो बच्चे स्कूल आए। चूंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे जिन्हें मध्याह्न भोजन मिलता है, वो बच्चे भी स्कूल पहुंचे। चूंकि रसोइया भी हड़ताल पे थे तो उन्हें भोजन नहीं मिल पाया, पर जहां पर भोजन बन के आता है वहां पर उस कंपनी ने भोजन उपलब्ध कराया। तो सवाल ये है कि मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत तक के सारे दफ्तर बंद हैं और अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे डटे हुए। इसको लेकर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी हल्ला हुआ और लोगों ने वहां पर भी तीखे हमले किए। विपक्ष का कहना है कि जब कांग्रेस जो सत्ता में है, जब विपक्ष में थी, तब कर्मचारी अधिकारियों की इन मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़ी थी और अब जब सत्ता में आ गई है तो इन मांगों से किनारा कर रही है। दरअसल कर्मचारियों की मांग क्या है? कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें केंद्र के समान डीए यानी महंगाई भत्ता मिले। दूसरा, वो चाहते हैं कि जो गृह भाड़ा भत्ता है, जिसे एचआरए कहा जाता है, वो भी 7वें वेतनमान के हिसाब से मिले। खबरें भी ये भी है कि विधानसभा में जो विधायक हैं उनके वेतनमान में तो 70,000 तक की बढ़ोतरी हो गई वेतन भत्ते में, पर जो कर्मचारी हैं उनको ये तीसरी बार मतलब आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। अलग अलग चरण में वो आंदोलन में गए और धीरे धीरे एक प्रकार से आज की तारीख में करीब 5 लाख अधिकारी कर्मचारी लामबंद होकर हड़ताल कर रहे हैं और विधानसभा भी चल रही है। विधानसभा में 27 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव भी सरकार के खिलाफ आना है, उसकी भी तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ इधर कर्मचारियों की हड़ताल है, तो सरकार कहीं ना कहीं इस अवरोध को तोड़ेगी और बातचीत का रास्ता अपनाएगी। लगता है कि ये 5 दिन तक चलने वाली हड़ताल, यदि कर्मचारी अधिकारियों के बीच में आपस में बातचीत का सिलसिला सरकार के साथ हुआ तो हो सकता है कि बीच में हड़ताल खत्म हो जाए। अन्यथा 5 दिन का अल्टीमेटम है और ये 5 दिन की हड़ताल दरअसल 9 दिन दफ्तर बंद करने की एक कवायद भी है, क्योंकि पहले 2 सैटरडे और संडे और बाद के 2 सैटरडे संडे मिला के ये 9 दिन सरकारी दफ्तर बंद है। तो हड़ताल पहले दिन सफल रही है। सारी टीवी चैनल हो चाहे अखबार में, सारी जगह कर्मचारी नेता अपनी हड़ताल की सफलता के उसके फोटोग्राफ अलग अलग तहसीलों से, जिले से, जहां पर लोग धरने पे बैठे हैं, उसके लगातार वीडियो भी आते रहे। सोशल मीडिया पर भी दिन भर वो खबरें वायरल होती रही, विधानसभा में भी इसकी अनुगूंज रही, अखबारों में भी आज अलग अलग तरह से सुर्खियां कि राज्य के 5 लाख कर्मचारियों ने ठप कर रखा है काम, स्कूल बंद होती रही नारेबाजी, अभी 4 दिन और आंदोलन, हड़ताल से सरकारी कामकाज हुआ ठप। प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी गए 5 दिन की हड़ताल पर। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष सहित जिला, तहसील और ब्लॉक कार्यालय में पसरा सन्नाटा। शिक्षकों के आंदोलन में शामिल होने से स्कूलों के ताले नहीं खुले, सीधे अगले हफ्ते 1 अगस्त को खुलेंगे सरकारी दफ्तर। तो तमाम जगहों पर इसी तरह की खबर है। टीवी चैनल पर बहस भी इस बात की होती रही, पक्ष विपक्ष के प्रवक्ता, नेता, कर्मचारी नेता, सारे लोग इसी मुद्दे पे बात करते रहे। तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो रंग ला रही है और सवाल ये है कि क्या मकान भाड़ा जो भत्ता है वो कितना ही बढ़ाया जाए। यदि मकान की व्यवस्था नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए तो ये हमेशा बढ़ने वाली मांग है। महंगाई पे यदि कंट्रोल नहीं होगा तो हम महंगाई भत्ता हर बार बढ़ाएंगे, क्योंकि महंगाई का इंडेक्स जब बढ़ता है तो उसके साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी मांग है जो सरकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। महंगाई कर्मचारी नहीं बढ़ाता है, मकान भाड़ा जो है वो कर्मचारी नहीं बढ़ाता है, पर उसे बाजार में जाना होता है और वो बाजार से चीजें खरीदता है तो उसे महंगाई की मार झेलनी होती है। वो मकान किराए लेने के लिए जाता है तो उसके बाद चूंकि सरकारी मकान नहीं है तो उसे बहुत महंगी दर पर मकान किराए पे मिलता है। तो उसकी मांग जायज है और सरकार को इस दिशा में जरूर उचित पहल करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जनता प्रभावित हो रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।